मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं वरुण दुबे और मेरे साथ है आशीष वर्मा। और एक आज अच्छा ट्रेडिंग सेशन देखने मिला। शुरुआत दबाव के साथ हुई, कच्चे तेल ने मूड बिगाड़ा था, पता नहीं मूड सुधारा किसने, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली। कहीं शॉर्ट कवरिंग का ही सहारा था ये, या फिर उससे भी कुछ ज़्यादा कुछ था, क्योंकि हाँ रुपया थोड़ा सुधरा है, ये बात है लोअर लेवल से, लेकिन कच्चा तेल क्या वो दिक्कत है नहीं, या फिर लोग भूल चुके उसको? बताता हूँ। देखिए, पहले तो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट, हम लोग कल क्या बात कर रहे थे, 11,550 11,500 नीचे की तरफ, और कल एग्जैक्टली उन लोज को डिफेंड करा था। कल की कमेंट्री में कहा था कि अगर वो लोज वायलेट नहीं हुए, लग रहा है कि उस रेंज में ही है और रेंज में अब अपसाइड के लिए खेलने का समय है। वो आपने देखा, उस रेंज को ही रिस्पेक्ट कर रहा है। ट्रेंडिंग मार्केट से ट्रेडिंग मार्केट के दायरे हाईलाइट कर रहे थे, और एग्जैक्टली उन लोज से आज हमने दिन भर उस 11,550 कल के लोज को वायलेट नहीं करा। आज 570 दिन के लोज थे, वहां से भारतीय बाजार घूमते हुए नजर आए। तो अब तक वो जो स्टैंड रखा हुआ है, गिरावट में खरीदारी करने का मन, सही एंट्री पॉइंट ढूंढना, बाजार अभी भी उनको रिवॉर्ड कर रहा है जो सही एंट्री पॉइंट या किसी भी वीकनेस को खरीद के चल रहे हैं। तो लोज डिफेंड हुए, अब इन लेवल्स के आसपास रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो चला है, इसीलिए मुझे लगता है ये अच्छे खासे बाइंग के मौके थे। अब इसमें एक बड़ा सवाल, बाजार में आज के मूव को देख के लग रहा है जो रिसेंट करेक्शन आया था वो शायद करेक्शन का फेज खत्म हो रहा है, है ना। अब शायद वापस एक नई तेजी की तैयारी हो रही है। तो अगर अब रेंज एक्सपेंशन होता है कि नहीं होता, वो कल का सेशन प्रूव करेगा। तो अभी तक हम क्या कह रहे हैं, 11,750 770 ऊपर की तरफ, 800 की तरफ वो जो दायरे हैं वहां पे अटके हुए हैं। तो रेंज एक्सपेंशन होना है कि नहीं होना, वो कल के ट्रेडिंग सेशन का थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी, लेकिन लग रहा है कि ये फर्दर लेग्स हैं। अब बाजार को क्या पसंद आया आज? कच्चा तेल हमने कल $71 पे पचा के गए थे, आज वही 71.3 के आसपास के जोन से घूमता हुआ वापस नजर आया है। तो हम इसका मतलब इस बाजार में अब $71 हम पचा के चल रहे हैं। और ये दिखाता है सबसे पहले ना कि इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट। आज सुबह से रुपए में कमजोरी नहीं आई, जबकि आज सुबह जब लौट के आए थे तो फ्रेश लोज पे था, फ्रेश हाइस पे था कच्चा तेल। रुपया स्टेबल है, रुपया कल सेल ऑफ, कल कमजोरी दिखा रहा था, आज रुपए में स्टेबिलिटी लौटती हुई आई। तो इसका मतलब मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया 70-71 का क्रूड, और वही उसी क्यू को लेते हुए हमने देखा कि इक्विटी मार्केट्स में वो इवेंचुअली हिम्मत आई और तेजी बनती हुई नजर आई। तो वो रेंज में लग रहा था लो लेवल से खरीदारी करना, अभी भी खरीदारी करने के मौके, अभी भी मुझे एंट्री पॉइंट ढूंढने हैं बाजार में। ऐसा नहीं है कि चलते बाजार में कहीं मैं ऊपर के स्तर में फंस जाऊं, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं इस समय एक रेंज में बाजार है, तो रेंज के घूमती हुई नजर आई तो दिक्कत हो जाएगी। तो एंट्री पॉइंट्स अभी भी ढूंढने हैं, अभी भी कमजोरी में टारगेट करना है, चढ़ती बस पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ट्रेडिंग मार्केट है तो ट्रेड करिए इसको बरोबर स्मार्टली इस समय। तो वो इसलिए मैंने कहा रेंज का एक्सपेंशन कल का सेशन बताएगा कि वाकई रेंज का एक्सपेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, आप सवाल जवाब शुरू करते हो। सबसे पहले सीए मुदगल ये टाटा मोटर्स पे पूछते हैं, 1 लॉट 202 पे लिए हुए हैं। इनफैक्ट मैं तो आशीष इसको थोड़ा और भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लेना चाहूंगा, सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं, पूरा का पूरा ऑटो स्पेस जो है वो अब रीरेटिंग हुआ है आज। अशोक लेलैंड ले लीजिए, टाटा मोटर्स छोड़ दीजिए, सबसे पहले तो मारुति देखिए, मारुति देखिए, सेकंड हाफ में क्या बाइंग आई है, आयशा मोटर्स में क्या बाइंग आई है, बजाज ऑटो देखिए, ये वो बीटन डाउन पॉकेट्स है जिनकी हालत सबसे ज्यादा खराब। अच्छा, कई सारे सवाल आते तो लगातार स्टैंड वही मेंटेन था कि ऑटो में प्राइस वाइज करेक्शन खत्म, टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल रहा है, और जल्द वो मोमेंटम आना चाहिए, क्योंकि एक क्वार्टर बाद हालात सुधरेंगे, ऐसा सीएनबीसी आवाज पे तमाम एक्सपर्ट्स। अच्छा, आज का ही इंस्टेंट ले लीजिए, आज शानदार टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी आई, ऑटो एंसिलरी कंपनी। क्या कहा उसने कि Q2 ऑनवर्ड साहब, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर का समय होगा, हालात सुधरने शुरू हो जाएंगे। यही कमेंट्री इससे पहले तमाम आपको हाईलाइट कर चुका हूं। दूसरा, टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल्स के हेड का हमने चैट सुनाया रिपोर्टर के साथ, और वो चैट में वो भी खुद कह रहे हैं कि Q1 तक पेनफुल रहेगा, Q2 ऑनवर्ड हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। तो सारा का सारा वो स्कीम ऑफ थिंग्स वही फिट होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ऑटो स्पेस बहुत अट्रैक्टिव है। ऐसे ब्लू चिप्स, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति जैसे इस तरह के प्रेशर के बाद मिलना मुश्किल हो जाता है। इसमें हिम्मत करनी चाहिए इन ब्लू चिप्स में एंट्री करने की। हीरो मोटोकॉर्प मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है इस समय, जो खड़ा हुआ है 2500, 2600, 2700 के जोन्स पे। मारुति का अभी भी लगता है फर्दर लेग्स हैं। टाटा मोटर्स पे आपने सवाल उठाया, अगर ये मोमेंटम टूल पकड़ रहा है तो आपने 202 के आसपास का कॉल ले रखा है। क्या ले रखा है? 202। मुझे लगता है अभी तो होल्ड करना चाहिए, एक्सपायरी अभी दूर है और ऑटोज में मोमेंटम टूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कीनली वॉच आउट करें स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन मेरा मानना ऑटो स्पेस में अब मोमेंटम गेन करना चाहिए यहां से। अभी तक मैं जो कह रहा था कि टाइम वाइज करेक्शन है, वो टाइम वाइज फेज से भी शायद बाहर निकल रहे हैं अब लोग, क्योंकि प्रीएम्प्ट कर रहे हैं बाइंग को। इससे ज्यादा क्या इंतजार करेंगे अगर हालात एक क्वार्टर बाद सुधरने हैं तो। ओके, चलिए ठीक है, अब अगला सवाल लेते हैं। या मनोज बजाज वैसे तो पूछ रहे हैं, इन्फोसिस 763 पे लिए हुए हैं, फ्यूचर क्या है? क्या लिया हुआ है? इन्फोसिस लिया हुआ है तब, लेकिन वही आईटी में बाइंग देखने में किस लेवल पे लिया इन्होंने? 763। रिजल्ट आने वाले हैं, 2 दिन है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो में बाइंग देखने मिली। विप्रो पे तो आज गजब की बाइंग थी, 3.5% ऊपर। फिर से ये वापस वो एक सेक्टर नहीं, तो ये रिजल्ट से पहले की प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और बाइंग देखने को मिल रही है। आईटी अक्रॉस आईटी देखने को मिल रही है बाइंग।
तो इसमें इन्फोसिस आज पिछड़ गया, लेकिन वो भी घबराने वाली बात नहीं है। इन्फोसिस ध्यान रखें अपने रीसेंट हाईज के आसपास, आज उसने रिकॉर्ड उच्चतम सर्च हुआ है इन्फोसिस, और वहां से करेक्ट हुआ है कुछ रिजल्ट से पहले। ऐसा कोई दबाव स्टॉक पे अभी भी नजर नहीं आता, बल्कि मैं रिपोर्ट जब पढ़ रहा था और चैनल पे प्रेजेंट भी कर रहा हमने कि इन्फोसिस और एचसीएल टेक जो ऐसी कंपनीज हैं जो सबसे अच्छे शायद नंबर्स आईटी पैक में डिलीवर करती हुई नजर आए। ओके। अब एक इशू है, FY20 में अच्छी ग्रोथ बाजार मान के चल रहा है, इसीलिए स्टॉक रिकवर करना शुरू कर चुके हैं। अब FY20 के लिए दो इश्यूज मेरे सामने खड़े हैं। एक, जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनके जीडीपी का स्लो डाउन, और दूसरा ब्रेक्जिट का ओवरहैंग, दोनों बने हुए हैं। तो ऐसे में मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है? हालांकि ये कंपनियां लार्ज डील बहुत तगड़ी बैक कर रही हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं इनको, तो वो सब अच्छा चल रहा है, तो कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी। पर मुझे लगता है अभी आईटी में फर्दर लेग्स हैं, फर्दर मोमेंटम है। इन्फोसिस और एक आध को छोड़ के गाइडेंस आती नहीं है, बाकी कमेंट्रीज आती हैं। तो बेसिकली कमेंट्रीज हमें भापना पड़ेगा कि किस तरह का आउटलुक ज्यादा कंपनीज मान रही है। ओके, चलिए तो अभी इन्फोसिस रखने का है। और विप्रो तो मेरा मानना है किसी भी मैं बहुत ज्यादा फैन नहीं हूँ उसका। अब हो सकता है ये क्वार्टर करिश्मा दिखा दे, लेकिन ऐसे कईयों क्वार्टर और कईयों साल तक मैं पेनफुल देख चुका हूँ विप्रो को। तो कन्विक्शन लूज आउट कर चुका हूँ, पेशेंस रन आउट हो चुका है। इतने सालों से हम इंतजार करते विप्रो के हालात सुधरने का। तो अब विप्रो मुझे लगता है अच्छा मीनिंगफुल पैसा मिल रहा हो, ये क्योंकि बीटन डाउन स्टॉक्स में लोग एक्युमुलेशन कर रहे हैं, तो विप्रो उसी के चलते चल रहा है, ना कि रिजल्ट पे बेट कर रहे हैं बाजार, क्योंकि रिजल्ट तो अभी भी मानता है स्ट्रीट वीक ही होंगे। गाइडेंस पिछली बार जो दी थी वो हाईलाइट करती है कि विप्रो के रिजल्ट्स कमजोर आने। तो ऐसे में मेरा मानना है अच्छा पैसा बन रहा हो तो निकलना चाहिए। और कन्विक्शन कॉल तो फिर आपके लिए टीसीएस और इन्फोसिस, या फिर इन सबसे ऊपर एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये वो पैक है, ये वो स्टॉक्स है जो कन्विक्शन के साथ स्टॉक रखे जा सकते हैं। विप्रो उनके लिए जो रिस्क अवर्स ना हो और वेट कर सकते हैं पेशेंटली, जब चलो तो बहुत चलेगा, लेकिन कब चलेगा पता नहीं। चलिए ठीक है, तो ट्रेडिंग कर लीजिए, अगर मुनाफा मिलता है तो निकाल लीजिए, लॉजिक बेटर होगा। शरद जैन येस बैंक पे पूछे हैं, होल्ड करे या सेल करे? आज तो निफ्टी का टॉप गेनर था ये, 4-4.5% का उछाल। यही क्या आईसीआईसीआई बैंक देखिए 2.5%, हाँ गजब का मूव आया बैंक चला। तो अब तक लग रहा था कि बैंक्स ठंडे पड़ रहे हैं, फाइनेंशियल ठंडे पड़ रहे हैं, और आईटी की तरफ पैसा घूमता हुआ नजर आ रहा है। आज आईटी के साथ साथ बैंक्स में भी अच्छा मोमेंटम आया, और बैंक निफ्टी दिन के लो से 400 पॉइंट उछला है, तो गजब का मूव है। जहां तक येस बैंक की बात है, येस बैंक तो एक कन्विक्शन कॉल के तौर पे है सर, इसलिए हाईलाइट करता चैनल पे उसको। ये स्टॉक मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो में रखने वाला है इस समय, क्योंकि हमने जब चैनल पे हाईलाइट करा था इस स्टॉक को, लंबा प्रेजेंटेशन दिया था उसके ऊपर, तब ये था कि ये परसेप्शन का ज्यादा दिक्कत है, जैकपॉट शेयर था। हाँ, परसेप्शन का ज्यादा दिक्कत है, ना कि बिजनेस फंडामेंटल्स हिलने की। तो एसेट क्वालिटी को लेकर, ग्रोथ ठंडी पड़ने को लेकर, तमाम इश्यूज को लेकर वो सब खत्म, नया मैनेजमेंट सामने, और ऐसा कोई फाइनेंशियल दिक्कत है तो आई नहीं थी। IL&FS को अगर हम हटा देता, जो IL&FS सब बैंक्स ने करा है एक्सपोजर को प्रोवाइड फॉर, तो अदरवाइज तो ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ परसेप्शन का ज्यादा गेम हो गया स्टॉक के साथ। तो अब धीरे धीरे, अब ये भी सच है कि थोड़े से कंजर्वेटिव हैं जो नए रणवीर साहब आए, रणवीर साहब थोड़ा कंजर्वेटिव हैं, तो आपको हो सकता है राणा कपूर जैसी ग्रोथ मोमेंटम और ट्रेजेक्टरी नजर ना आए, लेकिन इन लेवल्स के आसपास वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, इसलिए मुझे लगता है येस बैंक को अभी होल्ड करे सर। चलिए ठीक है, अगला सवाल इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे है, क्या करूं 99 के भाव पे 100 शेयर है। तो आज तो कमाई हो रही है, आज तो 10-12% ऊपर था ना। हाँ, 11-12% चलता है। अब ये करना क्या है तो बड़ा मुश्किल है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट क्योंकि चला इस खबर पे है कि समीर गहलोत साहब, यानी कि इंडिया बुल्स ग्रुप के जो हैं, समीर गहलोत साहब कह रहे हैं, एक जगह इंटरव्यू दिया उन्होंने, तो उन्होंने स्पेसिफिकली कह दिया कि बैंकिंग लाइसेंस, मतलब आसान शब्द में बैंकिंग लाइसेंस का प्यार ज्यादा है, राइट, वो उसके लिए चाहेंगे तो रियल एस्टेट बिजनेस को बाहर निकल जाएंगे। हालांकि रियल एस्टेट बिजनेस इनकी करंट स्कीम ऑफ थिंग्स में कुल रेवेन्यू ग्रुप का जो आता है उसका 10% ही वहां से आता है। ओके, तो अगर आरबीआई जैसे समय देता है प्रोमोटर्स का हिस्सा 5 साल 10 साल में इतना रिडक्शन करना है, अगर आरबीआई इनकी एप्लीकेशन मान ले और कहे कि 5 साल तक आप अपना रियल एस्टेट एक्सपोजर जीरो करें, डायरेक्ट एक्सपोजर ना रखें, तो हो सकता है इवेंचुअली कर दें। जो प्रॉपर्टीज बना रहे हैं बना के खत्म करें, लैंड को वैल्यू ऐसे अनलॉक कर दे, तो हो सकता है पॉसिबल ही हो। ये सब होप में ये चल रहा है। तो ऐसे में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे दाव लगाना बड़ा मुश्किल है, क्या कैसे ही सब प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब तो मेरे लिए ओवरहैंग भी बेचने के लिए अब वो पता नहीं करेंगे क्या क्या करना चाहते हैं इसका। तो मुश्किल है सर, आप क्योंकि आपकी बाइंग अच्छी डबल डिजिट की बाइंग है, स्टॉक 3 डिजिट पे खड़ा हुआ है, तो इस मोमेंटम को राइड करें, स्टॉप लॉसेज लेके आगे चलें, अदरवाइज और कोई तरीका है नहीं इस खबरों के बीच में स्टॉक को ट्रेड खेलने का। चलिए ठीक है, अब अगला सवाल, अच्छा ये तो बताइए, मैं पूछने था वोडाफोन का कल से राइट इशू लगाना चाहिए ना पैसा पहले सबसे नहीं, लॉजिकली तो आपने रखा इसीलिए कि राइट इशू में लगाऊंगा। तो 2 अप्रैल को रिकॉर्ड डेट थी, तो 2 अप्रैल को अगर पास शेयर था सर, तो बिल्कुल राइट इशू में एंटाइटल्ड है आप, और ले लीजिए राइट इशू में। तो कुछ 35, 36, 38 शेयरों के बदले 80-82 शेयर मिलने हैं आपको, रख लीजिएगा। एवरेज कॉस्ट ऑफ बाइंग जो भी पुरानी थी 12.5 पे सारे शेयर आ जाएंगे आपके पास, बिल्कुल बनता है रखना। और वोडाफोन आइडिया पता नहीं, एक वो पता नहीं गट फीलिंग है। अब इसमें आप पूछोगे कि आंकड़े दिखाओ तो दिखाना मुश्किल है, लेकिन
पर कुछ खराब नहीं होगा। गट फीलिंग ये कहती है कि बहुत कुछ प्राइस में है, अब इवेंचुअली स्टॉक चलने चाहिए। मैं एक आज रिपोर्ट पढ़ रहा था, इस आईटी प्रीव्यू पढ़ रहा था आईटी के, तो उसमें टेलीकॉम भी देखा मैंने। टेलीकॉम का प्रीव्यू कहता है कि कई क्वार्टर्स बाद रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम आपको टेलीकॉम स्पेस में नजर आएगा, क्योंकि इनके जो पैकेजेस नए वाले आए थे और लोग माइग्रेट करके डेटा वाले पैकेजेस ऊपर वाले आ रहे हैं, उन सब का फायदा मिलना शुरू होगा। ये पहला साइन। दूसरा साइन, जियो की तरफ से अब तक कुछ नया अपडेट नहीं आया है, तो हो सकता है वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी खत्म हो रही है। अगर वाकई ऐसा है तो ये स्टॉक बहुत तगड़े रिलेट होने चाहिए। और ये 25,000 करोड़ का फंड इशू बहुत तगड़ा है। इन्होंने वैसे ही पहले विदेशी निवेश के लिए मंजूरी मांगी थी, कैबिनेट से मंजूरी आ गई है, तो पैसा आने वाला है तगड़ा। पैसा तो आने वाला है। हाँ, तो मुझे कोई घबराने की बात नहीं। मुझे इसलिए मैं इसे आप आंकड़े कहोगे तो कुछ है नहीं मेरे पास, लेकिन वो कुछ स्टॉक में जैसे येस बैंक में कब दिक्कत थी तो गट फीलिंग कहती थी खरीद लेना चाहिए, लॉजिक है। वैसे ही वोडाफोन आइडिया लगता है कि अब रखना चाहिए, राइट इशू को एंटाइटल होना चाहिए आपको। ये हो सकता है कि राइट इशू में जिनको 12.5 पे मिला है ना, लाना चाह सकता है। 12.5 का दिखता है, हमने 17-18% तो अच्छी बात है, % निकल लो, वो रैंक बनेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता स्मार्टर हैंड ऐसे छोड़ेंगे माल। ये हम और आप रिटेल जो है ना कमजोर दिल के होते हैं, निकाल लेंगे। पर ये बहुत ज्यादा इसका मतलब कमजोरी से मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं आना। ये जो इंस्टीट्यूशन वगैरह करने वाले हैं वो रखेंगे मुझे लगता है, इसीलिए आपके पास ये तो थोड़ा रखेंगे। नंबर्स में आपको देखने हैं तो इस बार के आरपूस देखना, पिछले बार 89 रुपीज थे, इस बार माना जा रहा है 100 के ऊपर चले जाएंगे, तो हालात सुधरने की कगार पे आपको है, दिखाई देंगे। इसीलिए थोड़ा मजा आ रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ रखना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला सवाल एलएनटी पे है। कंचन घोष पूछ रहे हैं, आज तो किसकी रिपोर्ट थी, मुझे रिपोर्ट याद नहीं किसी की, लेकिन 1949 के प्राइस टारगेट ये एलएनटी पे ना आते ही हैं। लेकिन क्या जायंट ऐसा है कि चलता नहीं है, नहीं चलता नहीं है, लेकिन एलएनटी अब लो लेवल से रिकवरी भी आ रही है इसमें। एलएनटी तो हमने अभी कुछ दिन पहले चर्चा भी करी थी कि वो बायबैक एवं शायद आ भी जाएगा, है ना। हाँ वो तो है, ठीक है। एलएनटी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। हाँ, पोर्टफोलियो बैठे 1949 से ही कह रहे हैं, टारगेट्स के लिए रिपोर्ट आई हुई है। पर एलएनटी लंबे अरसे से कुछ परफॉर्म करके नहीं दिया, और सबसे परफेक्ट इंडिया स्टोरी की बेट हुआ करती थी। मुझे याद है 2014 में जब मोदी जी का आना था, मॉडिफाइड स्टॉक्स वगैरह की बातचीत होती थी, तब वो एलएनटी सबसे प्रोमिनेंट नाम आता था। पर इसने कुछ करके नहीं दिया इतने ओवर द इयर्स, क्योंकि आप ध्यान रखें वो बहुत बड़े ऑर्डर फ्लोज आए नहीं। इस कंपनी की साइज के हिसाब से 2.5 करोड़ के ऑर्डर फ्लोज ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। असली फर्क पड़ा है छोटे छोटे ऑर्डर फ्लोज का उन कंपनियों को जहाँ पे हमने देखा था वो छोटी साइज था, उनको 1000 करोड़ का 2000 करोड़ का उनकी मीनिंगफुल था। एलएनटी का मैसिव ऑर्डर बुक थी। पर मुझे लगता है इवेंचुअली ये स्टॉक यहाँ से आउट परफॉर्म करना चाहिए। ये कंपनी बेहतरीन क्या कहते हैं पोर्टफोलियो रखने लायक स्टॉक है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है रखे रहने का। ये 1900 इवेंचुअली सब टारगेट मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कितना समय लगना है हाँ वो थोड़ा इशू है। चलिए ठीक है, अब मुझे की रिपोर्ट से मैंने बात की तो मुझे और एक याद आया, एशियन पेंट्स। सुबह तो इन्होंने डरा दिया, वैसे भी डरा ही दिया, 3.5% गिर गया वो स्टॉक। 1400 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं, कह रहे कि जो कच्चा तेल है उसके आसपास तो है 1440 नहीं 1490 के आसपास था, 3% गिर गया। अब आज तो मल्टीपल वजह थी ना, आज तो इनके एक प्लांट में आग वाग भी लग गई थी। हाँ वो भी था, लेकिन ये कह रहे हैं कि कच्चे तेल में जो बात मैनेजमेंट कर रहा है, पर मेन तो कर रही है। अब एशियन पेंट की चार्ट उठा के देखिए आप, रिकॉर्ड हाई से कुछ करेक्शन दिखाना शुरू हुआ है, और करेक्शन दिखाने के पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कच्चा तेल। अब कच्चे तेल को मार्केट ने अब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन इन कंपनीज के कॉस्ट में बहुत इजाफा होने वाला है। अब 70 के ऊपर कच्चे तेल पर ट्रेड हो रहा है, लैग के साथ इंपैक्ट आएगा, लेकिन आएगा तगड़ा 2 क्वार्टर में, है ना। हाँ वो लैग के साथ आता है इंपैक्ट, और ऊपर से डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी ठंडा पड़ा हुआ है, इस बात का ध्यान रखें आप। हम सब बेट करें रियल एस्टेट हालात सुधरेंगे, इन सब कंपनियों को होगा, लेकिन अभी मीनिंगफुली सुधरा नहीं है। उस रियल एस्टेट के डिमांड एनवायरनमेंट के बीच बीच कच्चे तेल में उछाल, तो मैं दोनों तरफ से स्क्वीज हो रहा हूँ। इसीलिए मुझे लगता है एशियन पेंट थोड़ा सा अटका है, इसीलिए वो प्रेशर है। हो सकता है दबाव गहराए भी, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह का वर्टिकल राइज था, वर्टिकल फॉल आ रहा है, हालांकि अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज पे गिरावट हो सकता है थोड़ी सी बड़ी, पर एशियन पेंट्स पर अगर आपने पोर्टफोलियो पिक के लिए लिया हुआ है तो फिर ये सब ऊपर नीचे चलने दीजिए। ये तो रखने वाला स्टॉक है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मीनिंगफुल मुनाफा और थोड़ा नर्वस है तो स्टॉप लॉस लगा के रखें। अब क्योंकि कच्चे तेल को रिपोर्ट से कुछ आके $80 तक की बात करनी शुरू कर चुकी है। यू नेवर नो, लिबिया का कंसर्न जिसके चलते कच्चा तेल उछला है ना, कहाँ तक जाने वाला है। और जब चीज चलती है ना तो तमाम खबरें सामने आ जाती हैं। तो कच्चे तेल में रशिया की तरफ से, ओपेक की तरफ से स्टेटमेंट्स, डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर तमाम स्टेटमेंट्स, बहुत कुछ आ रहा है कच्चे तेल में। इसलिए कच्चे तेल का डर है कि यहाँ से और इजाफा ना देखने को मिले। ऐसा हुआ तो एशियन पेंट दिक्कत कर जाएगा, तो जो मुनाफा दिख रहा था अकाउंट में गायब हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से नोशनली रह जाएगा। इसीलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखें, लगे तो निकल ही जाए थोड़े दिन के लिए। एक आखिरी सवाल लेता हूँ और इस पे क्विक आंसर। हुसैन एमरी वाला पूछ रहे हैं, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लॉन्ग टर्म के लिए बाई करूँ क्या? नहीं, बिल्कुल अभी स्टोरी तो अपन काफी बार बता चुके हैं इसके बारे में। आपने कोई अंग पूछा, अब आप रिटेल में पूछने लगे क्यों, तो मैं बता ही देता हूँ। तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के साथ इशू क्या हो गया है,
अच्छे बाजार में साल के लोज पे खड़ा हुआ है स्टॉक है, तो वैसे ही वीक है और रहने के इस वीकनेस के साथ 52 हफ्तों के लोज पे स्टॉक प्रेशर देता है। आज भी आपने देखा होगा एकदम से अचानक एक 9% के आसपास का डिप देखने को मिला, उसके बाद लो लेवल से रिकवर जरूर हुआ, पर स्टरलाइट के साथ इश्यूज हो गए हैं। एक जो सेंटिमेंट्स बिगाड़ गया कि चाइना में जो चाइना टेलीकॉम है उसने तो लास्ट बड़ा ऑर्डर रिलीज करा था, उसमें ऑप्टिकल फाइबर के दाम क्रैश हो गए, तो डर था कि ऑप्टिकल फाइबर के दाम ग्लोबली दबाव दिखाएंगे तो इनका धंधा इंपैक्ट होगा। दूसरा, इनके साथ वो लगातार ओवरहैंग बना रहता है, वो है प्रमोटर्स का जो पूरा हिस्सा इस कंपनी में प्लेज्ड है। हालांकि वो वेदांता पीएलसी के लोन्स के लिए प्लेजिंग हुई है उनके तमाम एसेट्स की, लेकिन ओवरहैंग बन जाता है। और जब सेंटिमेंट थोड़ा गड़बड़ा, अब ऐसे तेज बाजार में अगर स्टॉक गिरना शुरू हो जाए तो फिर इसका मतलब है कि वीक है, प्रॉब्लम है, कोई खरीदना नहीं चाहता। तो इस समय मैं और आप क्यों घुसे? मुझे कंपनी बहुत पसंद आती है, इसमें कोई शक नहीं, पर इस समय ओवरहैंग्स हैं, तो लेट्स इसके पार निकले हम, रिकवरी कहीं से स्टॉक में आना शुरू हो, ये कंसर्न्स एब्जॉर्ब हो चुके हो, तब मेरे ख्याल से अट्रैक्टिव बाय बनता है, लेकिन इस समय नहीं। चलिए ठीक है, तो इस समय स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय ना करें, दूर रहे। हाँ, अभी दूर है। 5% तो मिस होगा अगर चल गया स्टॉक, और हम लेट तो होने वाला है नहीं। ये स्टॉक तो मेरे लिए मल्टीबैगर हुआ करते थे एक टाइम पे, अब देखिए किस तरह का क्रैश हो चुका है। स्टोरी इतनी अच्छी थी और चला भी स्टॉक, ये जैकपॉट के तौर पे 90 के लेवल्स पे हाईलाइट करा था और 300 प्लस के लेवल्स छू के आया है, और इस बीच में पावर डिवीजन अलग हुई थी, उसके शेयर अलग, उसका पैसा अलग मिला है आपको, इस तरह की रेटिंग हुई है स्टॉक की। पर अब दिक्कतें हैं तो फिर क्यों घुसूं मैं? इस समय बेहतर आइडिया हर तरफ नजर आ रहे हैं, तो कंसर्न वाले पॉकेट में क्यों जाऊं? चलिए ठीक है, इससे दूर रहिए। अब आशीष, यहाँ सवाल जवाब का सिलसिला बंद करते हैं, है ना? तो कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे इसी समय आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, नमस्कार।